देश की तीनों मिंटों ने इन सिक्कों की ढलाई की थी, बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा। इस सिक्के की ढलाई हैदराबाद मिंट में नहीं हुई थी और ऐसे सिक्के वर्तमान में स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों 2009 10 रुपए में जो एल इंसेट की गड्डी निकली थी, मतलब जो पैकेट एल इंसेट में जारी किए गए थे, एल इंसेट मतलब नासिक, और 1959 का भी बॉम्बे स्केयर से 1960 में यह सिक्का मात्र बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था और यह सिक्का भी स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आता है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 101। इस वीडियो में पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों में से लॉटरी द्वारा चयनित किए गए सवालों के जवाब देंगे। तो यदि आपने भी हमसे पिछले दिनों कोई सवाल किया हो, हैशटैग आस्क टीसीपी, आपके शहर का नाम, आपका नाम और पूरा सवाल, इस तरीके से जो भी सवाल लिखे हुए आते हैं उन सभी सवालों को हम लॉटरी में शामिल करते हैं और फिर लॉटरी द्वारा जो सवाल चयनित होते हैं उन सभी सवालों के जवाब देते हैं हम आस्क टीसीपी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है अरुण सोनी जी का कानपुर से। ये लिखते हैं, सर 2009 10 रुपए वाली एल इंसेट की नोट की गड्डी कितनी कीमती होगी? दोस्तों 2009 10 रुपए में जो एल इंसेट की गड्डी निकली थी, मतलब जो पैकेट एल इंसेट में जारी किए गए थे, एल इंसेट मतलब नासिक। चलिए आज मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो इंसेट होते हैं ए बी सी डी, ये कौन सी प्रेस के लिए कौन कौन से अक्षर जारी किए गए हैं। देश में टोटल 4 जगह नोटों की प्रिंटिंग होती है और उन चारों प्रिंटिंग प्रेस को 5-5 अल्फाबेट दिए गए हैं उनके नोट में डालने के लिए, मतलब इंसेट लगाने के लिए, ताकि यह पता चल पाए कि कौन सी प्रेस में कौन से नोट छपे हैं। तो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप देखिए। भारत के करेंसी नोट 4 प्रेसों में छापे जाते हैं, मैसूर, देवास, नासिक और सालबोनी। मैसूर का इंसेट है नो इंसेट, मतलब प्लेन इंसेट, ए बी सी और डी। देवास का है ई एफ जी एच और के। नासिक का है एल एम एन पी और क्यू। सालबोनी का है आर एस टी यू और वी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ABCD में अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन जो नोट प्रिंट करती है जितनी भी प्रेस है, इन चारों प्रेस को जो अल्फ़ाबेट जारी किए गए हैं वो 19 अल्फ़ाबेट जारी किए गए हैं और एक अल्फ़ाबेट की जगह प्लेन है, मतलब उसमें कोई भी ABCD का कोई लेटर नहीं आता है, प्लेन होता है, उसमें कोई इंसेट नहीं होता है, जो मैसूर का होता है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो बाकी के 7 अल्फ़ाबेट हैं आई, जे और ओ, यदि हम इनको ध्यान से देखेंगे तो ओ 0 भी हो सकता है और आई और जे 1 भी हो सकता है। तो कन्फ्यूजन होगा कि ये आई है कि 1 है, 0 है कि ओ है। इस वजह से ये अल्फ़ाबेट जारी नहीं किए गए। WXYZ, इन अल्फ़ाबेट को भी किसी भी प्रेस को नहीं दिया गया है। तो ये सातों अल्फ़ाबेट आपको किसी भी नोट पर देखने को नहीं मिलेंगे और बाकी के सभी अल्फ़ाबेट कौन कौन सी मिंट के हैं हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। हमें आशा है इस स्क्रीनशॉट को यदि आप कैप्चर कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये नोट कौन सी प्रेस में छपा है। तो एल इंसेट मतलब नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में यह गड्डी छापी गई है, यह नोट छापे गए हैं
और 2009 ए लिंसेट वाले ऐसे एक पैकेट की वर्तमान कीमत है 1500 से 2500 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है हरिदास नायर जी का, केरला से। ये लिखते हैं, आई हैव 5 रुपीज कॉइन ऑफ महात्मा बसवेश्वरा इन एफएसएस ऑफ बॉम्बे, जिसमें ईयर ऑफ मिंटिंग नहीं दिया है, क्या ये रियल है तो क्या वैल्यू है? प्लीज रिप्लाई इन योर नेक्स्ट आस्क टीसीपी। थैंक यू। हरिदास नायर जी, महात्मा बसवेश्वर एक ऐसा कॉइन है जिस पर मिंटिंग ईयर नहीं डाला गया है, लेकिन यह सिक्के जारी किए गए थे 2006 में, और यह सिक्के दोनों धातु में जारी किए गए थे, मतलब एफएसएस में भी जारी किए गए थे और कॉपर निकल में भी जारी किए गए थे। महात्मा बसवेश्वर के एफएसएस वाले सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में महात्मा बसवेश्वर और महात्मा बसवेश्वर के कॉपर निकल वाले कॉइन और एफएसएस वाले कॉइन, इन दोनों ही सिक्कों की वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी। तो यदि आपके पास महात्मा बसवेश्वर कॉपर निकल या एफएसएस के हैं तो आप उन्हें अभी खर्च न करें और न ही बेचने की जल्दबाजी करें, इन्हें संभाल कर रखें। महात्मा बसवेश्वर के कॉपर निकल और एफएसएस वाले सिक्कों की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए तक चल रही है। और आप ये भी जानना चाहते थे कि ये सिक्का फेक तो नहीं है, रियल है या फेक, तो ये रियल सिक्का है और इस सिक्के में भारत सरकार द्वारा मिंटिंग ईयर नहीं दिया गया है। थैंक यू। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है राजस्थान से सनी जाट जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 से 2000 डॉट मिंट में है, दोनों तरफ हेड है, बैक साइड अशोक चक्र है। सर सनी जाट जी, आपने लिखा है आपके पास जो 2 रुपए का सिक्का है जो सुप्रीम कोर्ट की 50वीं जयंती पर जारी किया गया था, 1950 से 2000 में सुप्रीम कोर्ट के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो इस मौके पर भारत सरकार ने 2 रुपए का ऐसा सिक्का जारी किया था जो दोनों तरफ से हेड था, मतलब उस सिक्के के दोनों तरफ अशोक एम्बलम है, और यह सिक्के सन 2000 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे। देश की तीनों मिंटों ने इन सिक्कों की ढलाई की थी, बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा। इस सिक्के की ढलाई हैदराबाद मिंट में नहीं हुई थी, और ऐसे सिक्के वर्तमान में स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस है 10 रुपए से 100 रुपए तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है सुरेंद्र कुमार जी का। ये लिखते हैं, सर जी आप इसमें बोलते हैं कॉपर निकल का आगे रेट बढ़ेगा, फिर आप बोलते हो 1000 रुपए से नीचे वाला नहीं बिकेगा, बिकेगा तो कहां पर, जैसे कॉइन की कंडीशन भी देखा जाता है। सुरेंद्र कुमार जी और बाकी सभी भी, आप सब जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी दिनों या महीनों से बोल रहा हूं कि कॉपर निकल के या कॉपर के कॉइन के रेट बढ़ेंगे। तो बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने बोला और कल बढ़ गए, बढ़ने का मतलब ये है कि आप अगर एफडी में भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, कुछ एफडी में 8 साल 10 साल या 12 साल में डबल होता होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ एफडी वगैरह में, क्योंकि मेरा तो जो भी इन्वेस्टमेंट है मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्शन से बेहतर किसी भी चीज़ में रिटर्न नहीं मिलता है, तो एफडी में मेरा विश्वास है नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि आज की तारीख में क्या रेट चल रहा है। लेकिन यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आज आप इन्वेस्ट करेंगे और कल बोलेंगे डबल हो गया या रेट बढ़ गया, आपकी रकम दुगनी हो गई। समय देंगे ना उस चीज़ को, तो इनको भी आप समय दीजिए, कुछ समय बाद, मतलब 2 साल 4 साल 5 साल ऐसा समय तो होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा कि रेट बढ़े कि नहीं बढ़े। या फिर पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो सिक्का आज से 5 साल पहले अगर मान लो 100 रुपए का था तो आज वो 1000 रुपए क्रॉस कर गया, मतलब 5 साल में 10 गुने से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है, कई लोगों को मिला है, और हजारों लोगों ने कलेक्शन से फ़ायदा उठाया है और अपनी लाइफ बनाई है। तो आप भी अभी इनको इकट्ठा करें, वेट करें, वक्त आएगा रेट बढ़ेगा, और इतना रेट बढ़ेगा कि आप सब भी सोचते रह जाएंगे, और मैं रहूं या न रहूं लेकिन मुझे दुआ जरूर देंगे
क्या राजज्ञानी जी ने बोला था और हमने इसमें इन्वेस्ट कर लिया और आज देखो हम सब लाखों में खेल रहे हैं। बढ़ेगा, सबका रेट बढ़ेगा, लेकिन वक्त आने पर थोड़ा इंतजार करें। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है, बहुत ही शानदार सवाल सुनील सोनी जी का। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस सवाल के जवाब में मैं आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां देने वाला हूं। तो आइए सवाल पढ़ लेते हैं। सुनील सोनी जी ये लिखते हैं, मेरे पास 10 नए पैसे हैं 1957 से 1967 तक का, पूरा 70 पीस है। सो प्लीज सर जी मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई रेयर है भी या नहीं। चलिए आज मैं आपको 10 पैसे के इन सभी सिक्कों के रेट बता देता हूं, ईयर वाइज, मिंट वाइज। आप खुद एक कॉपी और पेन ले लीजिए और जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप नोट करते जाएं। जो जो सिक्के वैल्यूएबल हैं उन सबकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, जो सिक्के कॉमन हैं उनकी डिटेल भी दे रहा हूं। तो जल्दी से जाके कॉपी और पेन ले आइए, फिर आके वीडियो देखिए और अच्छे से नोट कर लीजिए 10 पैसे कौन कौन से वैल्यूएबल हैं, कौन कौन से रेयर हैं और कौन कौन से रेयर हो जाएंगे। 10 पैसे का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि 10 पैसे का एक सिक्का बनाने में भारत को लग गए पूरे 10 साल। आपको याद होगा कि भारत को आजादी मिली थी 1947 में और 10 पैसे का जो पहला सिक्का जारी किया गया वह किया गया था 1957 में। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जब किसी भी बच्ची की शादी होती है और वो दुल्हन बनती है और अपने ससुराल जाती है तो नई दुल्हन कहलाती है। तो यह सिक्का भी जब भारत के आज़ाद होने के 10 साल बाद पहली बार जारी किया गया तो इसे नया सिक्का कहा जाने लगा और इस पे लिखा हुआ भी है 10 नए पैसे। 1957 में जो सिक्के जारी किए गए वह कॉपर और निकल की मिश्र धातु के थे और इनका वजन था 5 ग्राम, साइज होती थी 23 mm और इसके 8 दांते होते थे। ये 8 दांते जो आपको दिख रहे हैं गोलाकार। 1957 से 1960 तक यह सिक्के सिर्फ बॉम्बे या कलकत्ता मिंट द्वारा ही जारी किए गए थे। 1961 से 63 तक यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद देश की इन तीनों मिंटों द्वारा जारी किए गए। और फिर वर्ष आया 1964, 1964 में इन सिक्कों को 10 पैसे कहा जाने लगा। डिजाइन में कोई चेंज नहीं है। फ्रंट साइड में मध्य में बड़ा सा अशोक एम्बलम, बाईं तरफ देवनागरी में भारत, राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। रिवर्स में इंटरनेशनल नंबर में अंक 10 सिक्के के मध्य में लिखा है और देवनागरी में रुपए का 10वां भाग और इंटरनेशनल नंबर 10 के नीचे देवनागरी में 10 पैसे और उसके नीचे मिंटिंग ईयर के नीचे मिंट मार्क। 1964 से 1967 तक यह सिक्के देश की तीनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्कों में डायमंड मिंट मार्क होता है। कलकत्ता वाले में नो मिंट मार्क, मतलब जो सन लिखा होता है उसके नीचे किसी तरह का कोई मिंट का निशान नहीं होता है। और हैदराबाद मिंट वाले में स्टार होता है। लेकिन 1965 एक ऐसा ईयर है जिसमें हैदराबाद मिंट वाले सिक्कों में जो मिंट मार्क दिया गया है वो डॉट इन डायमंड भी है। मतलब जो डायमंड है उसके बीच में एक छोटा सा बिल्कुल बारीक सा डॉट है जो मैग्नीफायर से देखने पे आपको दिखाई देगा, वह हैदराबाद मिंट का है। और अब बात करें इन सिक्कों की कि ये रेयर है या स्केर्स हैं या कॉमन है, तो 1957 का बॉम्बे मिंट वाला स्केर्स है, 1958 के दोनों मिंट वाले स्केर्स हैं और 1959 का भी बॉम्बे स्केर्स है। 1960 में यह सिक्का मात्र बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था और यह सिक्का भी स्क्वेयर्स कॉइन की कैटेगरी में आता है। 10 पैसे का जो पहला सिक्का है जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है वह है 1961 में जारी किया गया हैदराबाद मिंट का सिक्का। क्योंकि 1961 में हैदराबाद में पहली बार 10 पैसे का सिक्का जारी किया था और मैं आपको ये कई बार बोल चुका हूँ कि यदि कोई भी सिक्का किसी भी मिंट के द्वारा
पहली बार या आखिरी बार जारी किया जाता है तो उस सिक्के के रेयर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पे भी मेरा कहना सच साबित हो रहा है कि 1961 में हैदराबाद मिंट ने पहली बार 10 पैसे का सिक्का जारी किया और वह कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गया। और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए 1962 या 63 ये दोनों ईयर के सिक्के भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं 1964 से 1967 तक जारी किए गए 10 पैसे वाले सिक्कों की। 1964 के यह सिक्के जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे वह स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं और हैदराबाद मिंट वाला 1964 का रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। 65 वाले बॉम्बे और कलकत्ता के तो कॉमन है, लेकिन हैदराबाद वाला सिक्का भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गया है। 1966 के सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और 1967 के बॉम्बे और कलकत्ता स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि जो सिक्का पहली बार छापा जाता है या आखिरी बार छापा जाता है उसके स्केयर्स या रेयर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और 10 पैसे के सिक्कों में यह बात अक्षरश सही साबित हो रही है कि जो पहला सिक्का जारी किया वह भी रेयर हो गया, स्केयर्स हो गया और हैदराबाद मिंट द्वारा 1967 में जो आखिरी सिक्का छापा गया वह भी रेयर कॉइन हो गया है। और 10 पैसे के एक रेयर कॉइन की वैल्यू है लगभग 100 रुपये से 500 रुपये तक और स्केयर्स कॉइन की वैल्यू है लगभग 20 रुपये से 100 रुपये तक। तो आपको 10 पैसे के सभी सिक्कों के बारे में जानकारी दे दी है। अब आप चेक कर लें कि आपके पास कौन कौन सी मिंट के सिक्के हैं, उन्हें अच्छे से फोल्डर में पैक करें और उस पर लिखें कि ये रेयर है, स्केयर्स है या कॉमन है। और जो भी रेयर कॉइन है आप उन्हें फोल्डर में पैक करके अच्छे से लेके आएंगे, हर एग्जीबिशन में उनकी बिकने की संभावना बढ़ जाती है। ये अलग बात है कि मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि 1000 रुपये से नीचे के सिक्के बहुत आसानी से नहीं बिकते हैं, पर 10 पैसे का ये सिक्का आप बेच सकते हैं, जो मार्केट रेट चल रहा होगा आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। तो यह थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। हमने कोशिश की कि आप में से ज़्यादा लोगों ने जिस तरीके के सवाल पूछे थे उन सवालों को हमने लॉटरी में शामिल किया और उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। हमें आशा है आप में से बहुत सारे लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उसके बावजूद भी यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके सवालों के जवाब न मिले तो निराश ना हो, हमें पुनः लिख भेजें आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका पूरा सवाल, लेकिन उसके पहले #AskTCP जरूर लगाएं। जब आप #AskTCP लगाते हैं तो हमें सर्चिंग करने में आसानी होती है और सर्चिंग में हमें वो सारे सवाल मिल जाते हैं, फिर उन सभी सवालों को हम लॉटरी में शामिल करते हैं। तो #AskTCP जरूर से लगाया करिए। आप कोई भी नया सवाल हो आप जरूर लिखा कीजिए। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन है कि कोई भी सवाल करने के पहले आप हमारे पुराने वाले AskTCP जरूर देख लें, क्योंकि हमने बहुत सारे सवालों के जवाब पुराने AskTCP में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम इंतजार करेंगे। यदि आपके मन में कोई नया सवाल है तो हमें लिख भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।